और हाँ, याद रखिए यह चैनल डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, खास करके क्लास 10th के लिए फर्स्ट ईयर। आज बाकी छोटे मोटे वीडियोस तो बनते रहेंगे, क्लास 10th के बच्चे जितने भी हैं घर पे बैठे बैठे इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे क्योंकि पूरे हम लोग मैथ का और साइंस का टोटल सिलेबस इस YouTube चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। सो कांग्रेचुलेशन, आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है और मैं सिर्फ आपके लिए चैनल पे आया हूँ। फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी फीडबैक हो प्लीज कमेंट में दें क्योंकि तभी मैं उसको सुधार सकूं। आज हम लोग एक चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम इसको दो पार्ट में बोल रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टी, ये तो दोनों प्रॉपर्टी है ना लाइट के, हम लोग पहले समझेंगे कि लाइट क्या है, उसके बाद प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। क्योंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है तो इसके इस वीडियो के कई सारे पार्ट्स बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे, एंजॉय करते रहें, मौज करो। आइए समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द sensation of vision and makes objects visible to us। क्या है भाई ये? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कोई भी वह चीज, वह एबिलिटी जो काम करने के लिए हमको सक्षम बनाता है उसे हम कहते हैं एनर्जी। जैसे हीट क्या है? एनर्जी। क्यों? कौन सा काम करता है वो? खाना बनाने का काम करता है, साथ में केमिकल रिएक्शन करवाने का काम करता है, बहुत सारे काम करता है वो। हल्के में मत लेना उसको भाई, नहीं तो भी हल्के में ही वो ले लेगा, समझ। और अभी से हीट से तो वैसे ही परेशान है सारे। चलो बेसिक नंबर है। हाँ तो टॉपिक को छोड़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फैन ऑपरेट करता है, एसी चलाता है, फ्रिज चलाता है और बहुत सारे काम। बेचारे से कितने काम लोगे, आखिर उसको डिफाइन तो करो कि हाँ वो एनर्जी है। अब आते हैं लाइट पर। लाइट एनर्जी कैसे है, कौन सा काम करता है? हमें सबसे बड़ा काम तो ये करता है कि हमें देखने में मदद करता है। कैसे देखने में मदद करता है उसमें हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। लाइट के और भी कई सारे काम है जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ करता होगा? सोचिए जरा ध्यान से। फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस तो आपने पढ़ा था ना, जिसमें पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को स्टोर करने का काम करता है और उस लाइट के एनर्जी को यूज करता है केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके और उससे अपना भोजन बनाने का काम करता है। यानी लाइट से भी काम होता है। Light is also a form of energy. Okay? हाँ तो लाइट, क्योंकि हम लोग जिस चैप्टर में आए हैं और वहां जो पढ़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस डिफिनेशन को तय करते हैं। जो प्रोड्यूस करता है क्या? सेंसेशन। इसका सेंसेशन विजन होता है। यानी जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और हमारे आंखों में इंटर करता है, अखियां मिलाई के ना, तो आंखों में जैसे ही इंटर करता है ना तो क्या होता है कि एक सेंसेशन क्रिएट करता है। एक ऐसा सेंसेशन कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं और इसी वजह से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। इतना बड़ा काम कर रहा है यार, और तब भी तुम कह रहे हो कि लाइट एनर्जी नहीं है। अब कंफर्म हो गया ना कि लाइट एनर्जी है। गुड, ये भी अच्छी बच्चों वाली बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। क्या कह रहा है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सर, मतलब ये बेटा तुम 10 बजे दोपहर में उठते हो सो करके। दोपहर तो नहीं होता सर, सुबह होता है ना। उठने के लिए 10 बजे दोपहर कहलाएगा क्योंकि सुबह तो 5 बजे होता है। उठता मैं भी 6 बजे, सॉरी मजाक कराने के लिए, लेकिन चलिए ध्यान से देखिएगा। जब आप लेट से उठते हैं कभी आपने फील किया होगा कि जब लाइट यानी सनलाइट आपके कमरे के अंदर में किसी वेंटिलेटर से या दरवाजे के किसी एक कोने से घुसता है
एकदम सीधे रास्ता पर भ्रमण करता है। कभी इसको देखे एकदम जिग-जैग मस्ती में मौज में ट्रेवल करते हुए? नहीं ना। क्या समझ में आ रहा है? ये लाइट हमेशा सीधे रास्ते पे ट्रेवल करता है। हाँ, वो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उस पे आएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर उसे कोई ऑब्स्टैकल नहीं मिले, कोई रोकने वाला नहीं मिले, तो वो सीधे रास्ते पे ही ट्रेवल करता है। क्लियर है ना? तो इस लाइट इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी तो, नहीं तो कमेंट में बताइएगा, मैं एक टेलीग्राम चैनल भी जल्द ही क्रिएट करूंगा और वहां पे आपके नोट्स को मैं डाल दिया करूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। सर, ट्रैवल का मतलब जानते हैं कि मतलब गमन करना होता है, यानी वहां से होकर पास करना। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम तो पहली बार सुन रहे हैं क्या सर? ऐसा नहीं है, सुने होंगे। अरे आप लोग होशियार बच्चे हैं भाई। एग्जैक्टली, वैक्यूम का मतलब वो देखिए, मीडियम तो तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन वैक्यूम वह स्पेस होता है जहां ये तीनों में से तीनों ना हो, इसको कहते हैं वैक्यूम। तो क्या सर, जहां कुछ नहीं होगा लाइट में ट्रैवल करेगा? सर, मैंने सुना था कि लाइट तो वेव होता है, और क्लास 9 में पढ़ा था कि सर साउंड एक वेव होता है, उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत होती है। तो सर फिर तो लाइट को भी मीडियम की जरूरत होनी चाहिए। अब वो एक्चुअली ना लाइट को वेव थ्योरी में कंसीडर किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन्हीं कारणों से वेव थ्योरी को कैंसिल करके मॉडर्न क्वांटम थ्योरी दिया गया था। तो आज समझ लीजिए कि लाइट एग्जैक्टली वेव नहीं होता। हाँ, उसके प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी को, लेकिन सारे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। और जिस प्रकार से हाँ आप देख लीजिए, वेव कभी विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं करता, लेकिन लाइट विदाउट मीडियम यानी वैक्यूम में ट्रेवल करता है। क्लियर? जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं समझने के। आप जरा सोचिए, सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में एक ही चीज आता है, एटमॉस्फेयर। अगर ये अर्थ है ना, तो एक लेवल होता है एटमॉस्फेयर का कुछ किलोमीटर्स, लेकिन उसके ऊपर का जो सरफेस भाग होता है, स्पेस होता है, वो एकदम खाली होता है। जैसे कि नहीं बोलना चाहिए यार, कुछ लोगों का दिमाग खाली होता है। तुम लोगों का भरा है, हमारा भी भरा है। कुछ लोग, जैसे कुछ लोग आप समझ रहे होंगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी क्लास में भी मिल जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से वो स्पेस खाली है, और जहां स्पेस खाली है, सोचिए उस स्पेस खाली स्पेस से होकर भी लाइट आप तक पहुंच रहा है अब तक। इसका मतलब दिल्ली में लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। अब तभी अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो एक काम करना, एक जार लेना, उसको पूरा वैक्यूम करना है, जिसमें के सारे मॉलिक्यूल्स जो एयर वगैरह के हैं निकाल देना। उसके बाद क्या करना ना कि उसे लाइट देखना कि पास होता है या नहीं। अगर तुम पास करवाओगे, अगर लाइट पास नहीं हुआ तो समझ लेना वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। अगर पास हो गया तो समझ लेना वैक्यूम में ट्रैवल करता है। लेकिन ये आपको करना है। मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचूंगा भाई? जब बुलाओगे तो देखा जाएगा। खाने में मत बुलाना, लेकिन क्योंकि फिर ऐसे ही बाहर आता है, खा खा कर तुम मोटे हो गए भाई। देखिए कहता है लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। लाइट बहुत तेजी से ट्रैवल करता है। कितना करता है सर? हम तो बाइक चलाते हैं 120 की स्पीड। गलत बात, इतना नहीं चलाना चाहिए, 100 से नीचे रहो। हाँ, तो लाइट करता होगा 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। नहीं, तो क्या है स्पीड है लाइट का? ध्यान दीजिएगा, लाइट का स्पीड है एयर में या वैक्यूम में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अप्रॉक्स माना गया है एक वैल्यू। आइए वो अप्रॉक्स वैल्यू मैं आपको बताता हूं। नीचे आ जाए, यह वैल्यू है 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मीटर। सर क्या था मीटर में? तो हम लोग डिस्टेंस गाड़ी वाड़ी का नहीं देखते हैं ना, किलोमीटर में देखते हैं। थोड़ा किलोमीटर में बताइए ना, आप भी कन्वर्ट कर सकते हो भाई। देख
कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। आप मीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर में, तो 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। तो इतने मीटर को आप 1000 से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। उसके बाद क्या करें, तो सिंपल सा बात, 3 10 का पावर 8 का मतलब होता है 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे में क्या है 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000, ऊपर बच गया सर किलोमीटर और नीचे बच गया क्या, सेकंड। 000 से 000 कैंसिल, तो आया क्या 3 2 4 और 1 5, इसका मतलब हो गया लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। भाई इतना स्पीड तो हम बाइक को नहीं चल, बाइक पॉसिबल ही नहीं है। लाइट से स्पीड ज्यादा कोई नहीं चलता, मन चलता है, भगवान चलते हैं, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है वो कोई इतने स्पीड में ट्रैवल नहीं करता। इसलिए कहा गया है आई तो वेरी वेरी आइए चलते हैं अगले टॉपिक, इनको क्लियर करते हैं। 1 2 3 आपका क्लियर हो गया। आइए नंबर 4 पे, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेसेस, यानी लाइट जो होते हैं ना वह रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस से। कैसे? जैसे लाइट इस सरफेस पर पड़ा ना, मान लीजिए इस सरफेस पे लाइट पड़ा, तो यहां से टकराएगा और क्या हो जाएगा कि दूसरे डायरेक्शन में यहां पे टकराया और मुड़ के दूसरी तरफ भाग गया, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसको भी, ये टॉपिक जो है, इसी टॉपिक को सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे और अलग-अलग सिचुएशन। पॉइंट नंबर 5, लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड when it passes from one medium to another, यानी लाइट जो है ना वो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट का मतलब जब लाइट एक मीडियम से, देखिए ये मान लेते हैं ऊपर वाला 1 मीडियम, मैं दिखाता हूं यहां फिगर के, मान लीजिए ये एयर है और ये वाटर है। जब लाइट इस सरफेस पर पड़ता है, ये नॉर्मल होता है, जिसके बारे में मैं बाद में टॉपिक में समझाऊंगा। तो क्या होता है, जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर आता है, इसलिए इधर की ओर मुड़ जाता है। ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक पे दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है, तो ये पहले समझेंगे, ये बाद में समझेंगे। ध्यान बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वीडियो देखते रहिएगा। जब लाइट में एयर से या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से मुड़ जाता है। अब आपके माइंड में आएगा, सर आप तो कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो मुड़ कैसे गया? एग्जैक्टली, आप सही हैं, हम ही ना बेवकूफ हैं। अरे नहीं भाई, हम बेवकूफ काहे बन जाएंगे, पढ़ाना इसी आगे, बताओ कुछ बना देते हो हमको। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट के रास्ते में कोई बड़ा ऑब्स्टैकल नहीं आए तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो स्ट्रेट पाथ पे चलता है। और ठीक यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑब्स्टैकल आया क्योंकि यहाँ पर एयर था, यहाँ वाटर था और इसके बीच में एक सरफेस था जिसको इंटरफेस कहते हैं। ऑब्स्टैकल आया इसलिए अपने रास्ते से मुड़ा। समझ गए ना? नहीं तो ऊपर वाले पार्ट में भी स्ट्रेट चलता है और अंदर जाने के बाद भी स्ट्रेट चलता है, बस जहाँ सरफेस से टकराता है वहाँ पे हल्का सा मुड़ जाता है, या तो इधर की ओर या उधर की ओर, डिपेंड करेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार करने का सोच रखा है, तो मैं इसको उसी में टॉपिक उसी में डील करूंगा। चलते हैं अगले पॉइंट। 1 2 3 4 5 आपका कवर अप हो गया। 6 देखिए, लाइट कैन शो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। भैया सर ये क्या है, उसके बाद ये समझा दीजिएगा डिफ्रैक्शन क्या है। मान लीजिए आप के कमरे में एक गेट के नीचे छोटा सा जगह है। होता क्या है कि जब लाइट उस गेट और आपका कमरा अंधेरे से भरा है
और बाहर में पूरा लाइट फैला हुआ है, मतलब बाहर में बल्ब चल रहा है। आप क्या पाते हैं कि दरवाजे के नीचे वाले जगह से कोर से कुछ लाइट आपके कमरे में आता है और आपके कमरे को उजाले से भर देता है, कंप्लीटली नहीं बट फिर भी आपको थोड़ा सा दिखने लगता है। ये डिफ्रैक्शन के कारण होता है। आप इस टॉपिक को बचा कर रखें, मैं इसको डील करने वाला हूं जस्ट बाद में तुरंत। बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। इंटरफेरेंस में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्योंकि इसके लिए 10th में कोई टॉपिक नहीं है बट मेरे सामने आया तो मैं सोचा क्यों आपसे छुपाया जाए, बता देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पूरा एक ऑब्स्टेकल है, बीच में 2 छेद। उसके बाद होता क्या है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा लाइट रेज है। ये लाइट रेज क्या करता है ना कि इस रास्ते से होकर के ये सारे लाइट रेज इस रास्ते से होकर के पास करना चाहिए, इन रास्तों से। ये कह रहे होंगे कि ये मूड कैसे रहा है सर, ये मैं डिफ्रैक्शन में बताने वाला हूं। ये क्या करता है कि ऑब्स्टेकल को छोड़ता है और जहां से ऑब्स्टेकल नहीं है वहां से निकलने का प्रयास करता है। निकलने के बाद ये सब कुछ इस प्रकार के वेव तैयार करते हैं, जैसे ये अपना कर रहा है, फिर आगे जा करके इसमें से जो निकल रहा है यहाँ तैयार कर रहा है और यहाँ से जो निकल रहा है यहाँ तैयार कर रहा है, और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इस प्रकार से ओवरलैप करने के कारण क्या होता है कि लाइट की मतलब लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो बढ़ जाता है, और जितने छिद्र होंगे ना लाइट कमरे में उतना ज्यादा मात्रा में फैलेगा। एक रहेगा तो लाइट कम फैलता है और ज्यादा छेद रहेगा तो लाइट ज्यादा फैलता है। उसका यही कारण है, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया होगा शायद, उम्मीद। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 7, लाइट बिहेव्स बोथ एज वेव एंड एज पार्टिकल। यानी कि लाइट वेव जैसा भी रिएक्ट करता है और पार्टिकल जैसा भी रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। वेव जैसा बिहेव करने का मतलब है कि साउंड एक वेव है, आपने पढ़ा था। आपने उसमें ये पढ़ा था कि साउंड जब किसी सरफेस से टकराता है तो साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है, मतलब वो वेव के थ्योरी को फॉलो करता है। ठीक है। और बात कर रहे हैं पार्टिकल के थ्योरी को, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए आगे टॉपिक बना रखे हैं। आइए उस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपको कई चीजों के बारे में बताना मुझे बाकी है। रिफ्लेक्शन जो पूरा टॉपिक की चर्चा करना है, उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो रिफ्रैक्शन के बारे में आएगा। उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन समझना है, उसके बाद आपको वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी भी समझना है। बस धैर्य बनाए रखेंगे, वीडियो में बने रखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाऊंगा और आपके सामने मैं वो लेकर आया। काहे नहीं लाएंगे भाई, आप लोग हमारे प्रिय हैं। तो देखिए डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन आपके लिए मैंने बनाया क्या है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एज of an obstacle or through a narrow opening। समझिएगा, फिगर के द्वारा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे का ये दरवाजा है, ठीक है, यहां से पूरा इंटरलॉक है, ऊपर से नीचे जमीन थोड़ा सा बाकी है, और ये आपका कमरा है। यहां पर पूरा लाइट फैला है। आप कहिएगा सर लाइट को ब्लैक कलर से क्यों दिखा रहे हैं? समझना है भाई, शादी करने थोड़ी जाना है, लड़की थोड़ी पसंद करना है, समझना है। इतना देखोगे तो काम करवा जाएगा। तो इसी तुम्हारी मम्मी जो है शादी के लिए पसंद करने जाएगी तो चला के देखेगी लड़की को कि लांगर है कि लूज है, चलने आता है कि बोलने आता है कि नहीं, गाना गा के सुनाओ गाना आता है कि नहीं, हाथ दिखाओ हाथ कैसा दिखता है। लड़की भी सोचती होगी कि कौन सा इंटरव्यू चल रहा है, इतना इंटरव्यू तो हम एग्जाम में नहीं दिए थे जितना इनकी मां ले रहे हैं।
तो सावधान रहना। अब क्या होता है कि लाइट यहां डायरेक्टली तो एंटर कर नहीं सकता, क्योंकि यह जो ऑब्स्टेकल है ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक है, ठीक, तो यहां इंटर कर नहीं सकता। तो लाइट क्या करता है ना कि इस पार्ट से इंटर करता है, और साथ में ये जो लाइट यहां पड़ रहे होते हैं ये इस प्रकार से अपने आप को बेंड कर लेते हैं, ये सारे लाइट रेज अपने आप को बेंड कर लेते हैं। इसी बेंडेशन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंड कर लेते हैं और बेंड करने के बाद कुछ इस प्रकार से लाइट कमरे में फैलने लगता है, और यही रीजन है कि आप लोग अंधेरे कमरे में बाहर के लाइट के वजह से थोड़ी थोड़ी रोशनी को देख पाते हैं। क्लियर हो गया? इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहता है एक्सप्लेनेशन समझिएगा। When light passes through a very small slit, it spreads out instead of traveling only in a straight line. जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि छोटे से पतले से रास्ते से जब लाइट इंटर किया तो वह स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल नहीं करके पूरे कमरे में फैलने लगा और वह बेंड भी हुआ। इस बात को आप समझ रहे होंगे, यही प्रक्रिया जो है लाइट की, इसको कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर कहिएगा सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट, तो वो ऑब्स्टेकल आया था इसलिए वो मुड़ा है, नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करता है। देखिए, दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यही जो लाइट में फैलने की प्रक्रिया है इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको समझाया ही था और यहाँ पर ऐड किया हुआ है, क्या है कि लाइट का जो स्प्रेडिंग यानी फैलने की प्रक्रिया होती है दरवाजा या खिड़की के एज से, जो खाली जगह होता है उसके द्वारा हमारे कमरे में जो लाइट को घुसने की प्रक्रिया होती है, इसी को कहा गया है डिफ्रैक्शन। क्या कहा गया है? डिफ्रैक्शन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली लाइट के तीन प्रॉपर्टीज देखने को, प्रॉपर्टीज नहीं, थ्योरी देखने को मिलता है। जैसे जब लाइट जानकारी में आया तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि लाइट के बारे में कुछ थ्योरी होना चाहिए कि लाइट कैसा बिहेव करता है, किस प्रकार का होता है, वो कैसे ट्रेवल करता है, इसकी बातों पे उनका बहुत ही ज्यादा चिंतन था। और उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करके उनको वो एक थ्योरी पर पहुंचे जिस थ्योरी का नाम था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्या था? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। आइए समझते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, यह जो थ्योरी था वह सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। न्यूटन साहब चले गए, अपने थ्योरी को छोड़ गए। अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होता कि पगला सब क्या क्या बना दिया है, डेली के डेली थ्योरी थ्योरी थ्योरी, पढ़ पढ़ के माथा पगला गया। मिलता तो माथा इसलिए पहले ही बेचारा निकल गया, उसके बाद डाला गया पढ़ाई में, नहीं तो तुम लोग सही में खोज के मार देता यार, चंडाल सब रहेगा। क्या कहता है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। लाइट जो होते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको कॉर्पोसल्स कहते हैं। अब कहिएगा सर कॉर्पोसल्स क्या होता है? सर आइजैक न्यूटन का मानना था ना कि जैसे मोमबत्ती जलता है या फिर ललटेन जला, डिबिया जला, कभी नाम भी सुने कि नहीं, बल्ब जला, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जो ट्रांसपेरेंट पार्टिकल है, जो विजिबल नहीं है, उन पार्टिकल्स को रिलीज करता है। उन पार्टिकल्स को कॉर्पोसल्स कहा जाता है, ऐसा मानना था और इसी को कहा गया था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसके मेरिट क्या है? मेरिट का मतलब होता है खास बात, अचीवमेंट। मेरिट तो कुछ होना है भैया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। कहता है एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, यानी यह दो चीजों को एक्सप्लेन करता है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब अगर यह पॉलिश सरफेस है तो लाइट अगर इससे टकराता है, टकराता है तो यह टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। यह समझाना चाह रहे थे कि जब पार्टिकल टकराएगा ना तो ठोकर खाएगा और दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब दूसरा बात कहता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, आपको हम बताएं कि रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता क्या है कि अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया यानी कोई रुकावट नहीं आया तो ये सीधा अपने रास्ते पर चला जाएगा, जो कि पार्टिकल करता है कि कोई रुकावट नहीं आया, कोई रोकने वाला नहीं, तो धड़ल्ले से निकल जाएंगे। जैसे तुम लोग बाइक चलाता है, कार चलाता है, एकदम दम के रगड़ देता है उड़ा के,
जिसे लगता है कि सामने कोई है ही नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि जहाँ खाली रास्ता मिला ना वहां तो सब वेब पे करता है, खास कर उन जगहों पे तो ज्यादा होता है जहां पर बिजी करता है भाई। 4 लाइन का कौन बात करता है, या सिंगल लाइन में और लड़का से 100 पार पहुंचाता है। डिमेरिट क्या है भाई इसका? डिमेरिट या एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको? डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को, जो मैं पहले समझाया हूं, डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस को, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टिकल ऐसे डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल है टकरा है, बेंड होकर के फिर अंदर घुस गया। लेकिन अगर सोचो कि पार्टिकल यहां पर लाइट टकराया तो बेंड होकर घुस गया, तो यही ना कहलाया डिफ्रैक्शन। लेकिन अगर पार्टिकल यहां टकराता तो टकराने के बाद तो दूसरा डायरेक्शन में चला जाता, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता, वो नीचे तो ना घुसता। रिफ्लेक्शन भी होता है लेकिन नीचे भी जाता है, क्योंकि 11th 12th में जब आप लोग जाओगे तो लाइट एक साथ कई सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे जब किसी चीज से टकराता है तो वो जिससे टकराता है वो ऑब्जेक्ट लाइट के थोड़ा पार्टिकल को, मतलब थोड़े से पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को रिफ्रैक्ट, कुछ पार्ट को रिफ्रैक्ट कर देता है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उतना डीप में अभी नहीं जाना है, हमें समझना है। तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस कारण से अब मजबूरी हो गई इसके साइंटिस्ट के लिए कि जब यह पार्टिकल थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हो गया है, इसका मतलब कुछ ऐसा खास बात है लाइट के अंदर जो और होना चाहिए था। उसके बाद जब खोज हुई तो फिर सभी साइंटिस्ट लोगों के सामने एक थ्योरी आया, जिस थ्योरी का नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यह क्रिस्टन, एक मिनट थोड़ा सा हमको नोटेशन मोड ऐड ऑन करने दो, बोलने भी नहीं आता है, अनपढ़ आदमी है हम, क्या करोगे? क्रिस्टियन हाइजेंस, यह एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी देने का काम किया था। इनका कहना था कि जो लाइट है ना, लाइट वह बिहेव करता है कैसा? वेव के जैसा। किसके जैसा? वेव के जैसा। जैसे कि साउंड एक वेव है ना। लेकिन अब बात हम पहले भी समझाए हैं, वेव के जैसा करता तो है, लेकिन दिक्कत तब होता है जब वैक्यूम में ट्रेवल करना हो। जैसे यह डिफ्रैक्शन को भी फॉलो करता है, डिफ्रैक्शन को जो पार्टिकल थ्योरी फॉलो नहीं कर रहा था उसको ये फॉलो करता है, इंटरफेरेंस को फॉलो करता है, रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करता है, तो रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है। नहीं लिखा हुआ लेकिन याद रखिए रिफ्लेक्शन को भी वेव थ्योरी फॉलो करता है, क्योंकि जब साउंड वेव है और वह रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है तो लाइट भी करता है। ठीक, कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि वेव के द्वारा डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि वेव का डेफिनेशन ही है कि वह डिस्टरबेंस, मतलब एक डिस्टरबेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास में किसी एनर्जी के कारण क्रिएट होता है उसको कहते हैं वेव। लेकिन याद रखिए कि लाइट का एक खास बात है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में इसका यूज होता है, जबकि वेव जो होता है वो कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो कर सकता। इसलिए जब यहाँ पर ये गलत साबित हुआ वेव थ्योरी, तब खोज होने लगा कि भाई ये तो बहुत चक्कर है, जब वेव थ्योरी भी सही नहीं है और पार्टिकल थ्योरी भी सही नहीं है तो क्या सही है? तो आया हमारे सामने मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और अभी भी यह अस्तित्व में है। इसी का उपयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं। आइए जानते हैं ये क्या है। कहा क्या कि भाई देखो, लाइट के अंदर ना मैंने देखा कि यह पार्टिकल के भी गुणों को फॉलो कर रहा था, तब ना पार्टिकल थ्योरी दिए थे। यह वेव के भी गुणों को फॉलो कर रहा था, इसलिए वेव थ्योरी दिए थे। सही बात है भाई, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रियलिटी है ये। लेकिन कई सारे ऐसे गुण थे जो पार्टिकल थ्योरी में नहीं थे, वो वेव थ्योरी में था, और कई सारा वेव थ्योरी में ऐसा गुण था जो वेव थ्योरी में नहीं था, वो पार्टिकल थ्योरी में था। इस बेसिस पर यह तय किया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन और कुछ अदर साइंटिस्ट ने मिलकर यह तय किया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है।
डुअल नेचर का मतलब होता है कि लाइट बिहेव करता है दोनों के तरफ, किसके तरफ, पार्टिकल की तरफ भी और वेव की तरफ। समझ गए? साथ में लाइट का जो पार्टिकल होता है उस लाइट के पार्टिकल को कहते हैं फोटॉन्स। याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप क्लास 9 में सेल के लिए पढ़ रहे होंगे, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइट इज नोन एज सेल, वैसे ही लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको कहते हैं फोटॉन्स। इसके मेरिट क्या थे? इसमें जो है ना यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी दिखा रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब फोटोकेमिकल इफेक्ट, यानी यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, और तब जाकर के मॉडर्न क्वांटम थ्योरी वेरीफाइड हुआ, और वेरीफाइड होने के बाद अस्तित्व में आया, और आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ते, तुम लोग के मन में लगा सर पढ़ते थोड़े आ रहे हैं, होते आ रहे हैं। सच बात है यार, तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में जब बैठे था तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था। शायद तुम्हारी समस्याओं को मैं समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर फील करके मजबूरी का फायदा उठाते हैं। भाई अगर मैं मजबूर हूँ, तुम मजबूर हो, तो मजबूरी का फायदा कोई और उठाएगा, हम लोग कैसे उठा सकते हैं? हम लोग बेवकूफ आदमी हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था ना कि इसको नोट करके रख लेना, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं नंबर 1 में, उसी के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब वापस आना, लाइट का वापस आना इनटू द सेम मीडियम में रहना आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन मैं इसको डायग्राम के सवाल समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली ये समझ में आने वाला नहीं है और आने से तो समझ देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये एक सरफेस है जो हाईली पॉलिश्ड है। जब कोई एक लाइट इस पर टकराता है, टकराने के बाद चूंकि यह जो सरफेस मैं आपको दे रहा हूं, यह सरफेस है ओपेक। कैसा है? ओपेक। लेकिन हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं तो सजेशन देना कि सुधार के जरूरत हो तो। मैं भी नया हूं, मुझे भी आवश्यकता है कि मैं कुछ चीजों को नई तरीके से सीखूं ताकि मैं वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकूं। तो देखिए टकराने के बाद क्या होता है, ये अनदर डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन इधर भी एयर है और इधर भी एयर ही है। लाइट वेव एयर से पास, एयर में पास हो रहा है, किसी सरफेस से टकराया, यानी स्ट्राइक के मतलब टकराया। टकराने के बाद वह बाउंस बैक हुआ, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गया, लेकिन वह मीडियम को चेंज नहीं किया, सेम मीडियम में रह गया। और लाइट के इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि अगर लाइट रे किसी सरफेस से टकराता है और वह बाउंस बैक करता है और सेम मीडियम में रहता है, मीडियम चेंज नहीं करता, इस प्रक्रिया, इस फेनोमेनन को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना? नहीं है तो बताइएगा, समझ में? जरा कमेंट करके बताना तो ये किस सीरियल का पार्ट है। आइए अब इसके हम लोग कुछ लॉज के बारे में जानते हैं। लॉज के बारे में नहीं भाई, लॉज के बारे में। लॉज एक्चुअली लॉज से ना हमको कुछ चीज याद है। जैसे कंप्यूटर सीखने जाते थे हम लोग क्लास 10 के बाद, तो होता क्या था ना कि कहते थे क्या कि जा रहे हैं लैब करने, तो मम्मी लोग है ना, मम्मी चाची, बड़ी मम्मी, ये लोग, चाची को तुम लोग क्या कहते हो? चाची कहते हो यार, बहुत हो सकता है तो स्टाइल मार के अंट। मेरे से नहीं होता, मैं तो बड़ी मम्मी कह लेता हूँ या छोटी मम्मी कह लेता हूँ। चलिए, तो वो क्या करते थे मजाक में, लव करने जा रहा है, लव। डेली तुम लोग को लव सोचता है जिंदगी में, उसके अलावा बहुत कुछ है भाई। अगर उसके अलावा बहुत सारी चीजों पर ध्यान दोगे तो लाइफ में कहीं आगे निकल जाओगे। सब कुछ नहीं पड़ा है, सबको छोड़ो और आगे निकलो। क्या कहता है? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। आइए उन चीजों पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। जैसे एक सरफेस मान लेते हैं
मिरर ही है, प्लेन मिरर। ठीक, एक लाइट रे आता है और इसे टकराता है। जो लाइट रे स्टार्टिंग में आता है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर टकराता है इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक स्ट्रेट लाइन लिया जाता है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। और यह लाइन इमेजिनरी होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। उसके बाद इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को कहते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद समझिए कि यह लाइट रे टकराने के बाद जितना एंगल का बन रहा है सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, और इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को कहते हैं एंगल आर। क्या कहते हैं? एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं हम लोग इसके लॉज को कि ये लॉज क्या क्या कहता है। क्या ये लॉज बताता है या कुछ नया सिखाता है? कहता है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कौन रे? ये वाला। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब कौन? जो भी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, यानी ये वाला रे जो जा रहा है। एंड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल, ये बेचारा नॉर्मल कहलाता है लेकिन है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि सबके सब कहां पर पड़ रहा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और सबके सब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर पड़ता है, और किस पर पड़ता है? तो सेम प्लेन पर। सेम प्लेन का मतलब होता है एक ही सरफेस पर। उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल आर के। मतलब जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, यानी अगर ये 45 तो ये भी 45, ये 60 तो ये भी 60। इसलिए इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो सरफेस के साथ, किसके साथ? सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल आई मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ सरफेस, या फिर आप इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देन फाइंड एंगल आर। क्या बनाइएगा? इसका क्वेश्चन मुझे टैग जरूर करिएगा, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। एंगल आई 60 डिग्री, किसके साथ? सरफेस के साथ, यानी कि ये 60 डिग्री। तो सीधा सा बात है, यहाँ मैं एक मिस्टेक कर दिया हूं। यहाँ एंगल आई नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन फाइंड एंगल आर। हां, तो यहाँ 60 डिग्री। तो सीधा सवाल ये टोटल 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो इमेजिनरी लाइन है और सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 60, तो ये 30। और आप जानते हैं कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। तो अगर एंगल आई 30 तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसको कैलकुलेट करके आप लोग निकाल करके मुझे कमेंट करेंगे।
चलिए अगले पॉइंट पे चलें, या शायद मुझे लगता है आज के लिए, आज इस वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं फिर, गुड नाइट।